नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। जो धामी सरकार की जो कैबिनेट बैठक थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। धामी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी इस दौरान हुई और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से ये बताया गया कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिस पर मुहर लगी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। फॉल से आसन बैराज कुल 53 किलोमीटर की लंबाई में आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ परिक्षेत्र की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में था और इसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो बाढ़ मैदान परिक्षेत्र बने हुए हैं उनमें कुछ कार्य जैसे कि एसटीपी का निर्माण, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए नींव और उप संरचना आदि से संबंधित निर्माण कार्य, इस तरह के 5 निर्माण कार्यों को भी अलाउ करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। एक एसटीपी का इसमें उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 है, जिसमें फ्लड प्लेन जोनिंग जिस अधिनियम के तहत की जाती है। तो इस फ्लड प्लेन जोनिंग के लिए जो आसन नदी है, आसन नदी के प्रारंभिक बिंदु भट्टा फॉल से आसन बैराज तक कुल लगभग 53 किलोमीटर की लंबाई में जो फ्लड प्लेन जोनिंग का पूर्व में अधिसूचना हुई थी, उसमें आपत्तियां आदि मांगी गई थी, उसका अंतिम नोटिफिकेशन करने के लिए आज विभाग माननीय मंत्रिमंडल में आया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उसको फ्लड प्लेन जोनिंग को अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में देहरादून में जो फ्लड प्लेन जोनिंग की गई है रिस्पना बिंदाल आदि में, उसमें निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे, ये भी आज अनुमति दी गई। एसटीपी का निर्माण कार्य इस फ्लड प्लेन जोन के अंतर्गत, एसटीपी का निर्माण कार्य, रोपवे के टावर का निर्माण कार्य, मोबाइल टावर का निर्माण कार्य, हाई टेंशन की विद्युत लाइन विद्युत ट्रांसमिशन के टावर को बनाने के लिए और एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनना है उसकी नींव और जो उसकी उप संरचनाएं हैं उसको बनाने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त एक नियोजन विभाग का प्रस्ताव था, जिसमें पीडब्ल्यूडी द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि उनके जो 5 निरीक्षण भवन हैं, उनका मैं नाम अलग से बता दूंगा, 5 निरीक्षण भवन हैं, उनको मोनेटाइज करने के लिए पीपीपी मोड में उनको डेवलप करने के बारे में यूआईआईडीबी को प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया था। तो इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए यूआईडीबी के माध्यम से आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। ये जो 5 निरीक्षण भवन हैं, ये हैं अभी प्रथम चरण में रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश। इनको पीपीपी मोड में एक विश्व स्तरीय गेस्ट हाउस के रूप में इसको डेवलप, ये पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउसेज हैं, इनको पीपीपी मोड में फर्दर इनको डेवलप किया जाएगा। इनके नाम है रानीखेत का पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, उत्तरकाशी, दुगलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का मत था। इसमें हमारे जो परा चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, उसके लिए उत्तराखंड परा चिकित्सा अधिनियम 2009 और परा चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी का वर्तमान में प्राविधान है। इसमें 22 अलग अलग जो फैकल्टी हैं उनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को किया जाता है। इसमें पूरे देश में एक ये व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है उनके मानकों को विनियमित करने के लिए उनमें आचार संहिता क्या होगी, उसमें प्रवेश परीक्षाएं कैसे होंगी, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण के लिए और पंजीकरण के मानकों में एक रूपता लाने के लिए एक नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021 पारित किया गया था। इसके तहत हमें प्रदेश में इन पैरामेडिकल के कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए एक काउंसिल बनाने की आवश्यकता है। तो इस काउंसिल बनाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसका नाम होगा उत्तराखंड राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख परिषद। इसका गठन किए जाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई।
इस बीच एक और बड़ी खबर जो है हेली हादसों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों संग एक बड़ी बैठक भी इस दौरान करेंगे। हेली सेवाओं के संचालन को लेकर समीक्षा इस दौरान की जानी है। तो बड़ी खबर, जहां सीएम धामी एक बड़ी बैठक करेंगे। 5:30 बजे का समय होगा जब सीएम आवास पर ये बड़ी बैठक होगी और नेतृत्व इसका करेंगे पुष्कर सिंह धामी, जहां पर हेली सेवाओं के संचालन को लेकर समीक्षा बैठक होगी। और इसके साथ ही 5:30 बजे से सीएम आवास में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। हेली हादसों को लेकर अलर्ट पर सरकार नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 4 हादसे हो चुके हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा है। वहीं सीएम धामी ने हेली सेवाओं के लिए सख्त गाइडलाइंस और सेफ्टी ऑडिट को जरूरी बताया। नहीं, देखिए, सरकार की प्राथमिकता हमारे श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है और सुरक्षा प्रदान करने की है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व को बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहिब का आशीर्वाद मिले। उसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपने सही कहा कि सुरक्षा बहुत बड़ी एक हमारी प्राथमिकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो कल परसों जो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, इसमें समस्या आई, भगवान का आशीर्वाद था कि 6 के 6 लोग जो है वो जीवित रहे, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इसमें इंक्वायरी होगी, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखिए मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेफ्टी ऑडिट हमेशा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं चारधाम यात्रा और 15 जून को होने वाले कैचीधाम स्थापना दिवस से पहले राज्य के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। हल्द्वानी भवाली मार्ग पर जहां 3 घंटे का सफर अब 7 से 8 घंटे में तय हो रहा है, तो वहीं चारधाम और मसूरी मार्गों पर भी यही हाल नजर आ रहे हैं। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, व्यवस्था सुधारने पर नहीं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री आवास को घेरा जाएगा। ऋषिकेश के जाम को लेकर साल भर लोग परेशान रहते हैं और हमको लगता था कि सरकार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कोई अल्टरनेट व्यवस्था करेगी जिससे ऋषिकेश के लोगों को दिक्कत ना हो और जो आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो गई, लेकिन सरकार नहीं चाहती। हरीश रावत की सरकार में अंतिम पार्किंगें बनी थी रुद्रप्रयाग के पास, अन्य जगहों पर, उसके बाद एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। जब मैं पदयात्रा कर रहा था हरिद्वार से केदारनाथ की, तब सोनप्रयाग में बादल फटा था, वो आज जस की तस स्थिति में वो रोड आज तक नहीं बन पाई। तो क्या तैयारियां हैं? कैची में कल के दिन ही एक आदमी जो वहीं का रहने वाला था, आसपास का, गर्म पानी के आसपास का, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि एम्बुलेंस नहीं जा पाई। और ऐसा हर महीने 1-2 किस्से देखने को मिलते हैं। आक्रोश है और मैंने चेतावनी दी है, 1 महीने का समय दिया था, अभी खत्म नहीं हुआ। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहे कोई भी यात्रा निकाले, प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल को कभी नहीं भूलती। कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई अपने आप को किस तरह से साबित करने का जो लड़ाई चल रही है, इसमें आदरणीय हरीश रावत हों, हरक सिंह रावत जी हों, जिस तरह से उनकी पार्टी में लॉबिंग चल रही है, वो सब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कौन कभी किसी पार्टी के नेता के पक्ष में बोल दे रहे हैं, कोई किसी के विरोध में बोल रहे हैं। एक लड़ाई चल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता आदरणीय हरीश रावत जी चाहे कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनके कार्यकाल को कभी भूल नहीं सकती है। वहीं कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को लेकर बेटी बचाओ यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है, जिस पर रेखा आर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को ये यात्रा उन राज्यों में करनी चाहिए जहां उनकी सरकार है। उन्होंने सीएम धामी के कड़े फैसलों की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, जबकि कांग्रेस की सरकार के समय में अपराधी खुले में घूमते थे। मैं तो ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस को तो जहाँ उनकी गिनी चुनी सरकार 1-2 जगह है या मिली जुली सरकार 1-2 जगह है, उनको यात्रा वहाँ निकालने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि देवभूमि के देवत्व को कायम रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जितने कड़े निर्णय और प्रभावी निर्णय हम लोगों ने देखे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ कि कांग्रेस दूर दूर तक सोच भी नहीं सकती है। और दुर्भाग्यवश कभी भी कहीं पे भी, क्योंकि किसी के विचारों को रोकना
और मैं समझती हूँ कि आप हम सब के बस की बात नहीं, लेकिन जब वो इस प्रकार का कृत्य करता है तो कृत्य करने के बाद में संबंधित कांग्रेस के ज़माने में हमने स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देखे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और धामी जी के ज़माने में हम और मोदी जी के ज़माने में हम देख रहे हैं कि वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो कानून अपना पूरा काम कर रहा है, और निश्चित रूप से हम सबकी ये भी कोशिश है कि महिलाएं आज के समय में जितनी सजग है उससे अधिक सजग हों। वहीं अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झंडा यात्रा निकाली और अमर शहीदों के परिवारों को सम्मान किया। उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को सुना है, साथ ही किसानों की कठिनाइयों को भी देखा। हरीश रावत ने मोदी सरकार के 11 सालों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली और पेयजल जैसी समस्याओं से जूझ रही है। गरीब की खरीदने की ताकत घट गई। आज तरक्की हुई मगर कुछ अमीरों की तरक्की हुई, अंगुलियों में गिनने लायक 500, 1000, 1500, 2000, 1 लाख अमीर और बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, नरबोपति बन गए। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव घर का गरीब था वो महंगाई के मार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना कठिन हो रहा है। उसके लिए यदि आयुष्मान के कार्ड से अलग उसको कहीं इलाज करवाना पड़ रहा है तो वो मर जाना बेहतर समझ रहा है। इलाज करवाना इतना कठिन हो गया है। कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहे तो आज वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, हर चीज़, बीज, खाने की चीज़ें, सब चीज़ें महंगी हो गई है। तो ये महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर है। देहरादून में सफाई कर्मचारियों के वेतन में करीब 9 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया। पार्षद और अधिकारियों पर आरोप है कि वेतन के नाम पर घोटाला किया गया है। बीजेपी विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली ने कहा कि 2008 में भी ऐसा ही 60 लाख का घोटाला हुआ था, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की है। जब 2008 में मैं मेयर बन के गया था, उसके बाद भी सब मामले मेरे सामने आए थे और एक जांच रिपोर्ट उस समय भी तैयार हुई थी। उस समय भी 60 लाख का इसमें घपला निकला था। मैंने शासन को भी भेजा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई उस समय नहीं हुई। आज फिर वही स्थिति है कि वहाँ पर जो जांच रिपोर्ट आई है उसके आधार पर FIR लॉन्च हुई है। और मेरा ये मानना है कि इसका थोड़ा दायरा बढ़ना चाहिए जांच का, ताकि आउटसोर्स के माध्यम से भी कुछ ऐसे सूचनाएँ आई हैं कि उसमें भी कुछ गलत किया गया है और अधिकारियों ने उसका भी दुरुपयोग किया। और स्वच्छता समिति तो एक बड़ा इशू है ही है। तो इसका थोड़ा दायरा बढ़े और इसकी जांच बड़े स्तर पर हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वो सब कर्मचारी अधिकारी जो इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर में कार्रवाइयाँ की जा सके। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नई दिल्ली में मुलाकात की है और उन्हें गंगाजल और पारंपरिक उत्पाद भेंट किए। गणेश जोशी ने 14-15 जून को देहरादून में होने वाले एग्री मित्रा उत्तराखंड 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया, जिसे शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया। उत्तराखंड सरकार ने पंचायत प्रशंसकों का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे चुनाव टालने की कोशिश बताते हुए कहा कि सरकार चुनाव से डर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी चुनाव कराने के लिए तैयार है और साथ ही लगातार कार्यकाल बढ़ाना इसकी मंशा का उल्टा संकेत है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। सरकार ने पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार और आगे बढ़ाने के लिए कल शाम को अधिसूचना जारी की और अधिसूचना में जो बातें हैं, जो 2 मुख्य बातें हैं कि या तो 31 जुलाई या पंचायतों के चुनाव संपन्न होने तक जो पहले हो तब तक ये प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। मैं ये समझता हूं कि प्रदेश में ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये अकर्मण्य सरकार, ये फजूल के बोझ की सरकार ये संवैधानिक दायित्व को नहीं निभा पा रही है कि पंचायतों में समय पर चुनाव हो, और समय पर न हुए तो अब सरकार ने इस जो कल की अधिसूचना है, इस अधिसूचना के मंतव्य को यदि ठीक से समझा जाए तो सरकार ने कोई समय सीमा इसमें तय नहीं की। वहीं यमुनोत्री में घोड़ों और खच्चरों में खांसी की बीमारी पाए जाने के बाद प्रशासन ने 30 से अधिक नमूने जांच के लिए पशु चिकित्सा विभाग को भेज दिए। यात्रा में इन पशुओं की स्वास्थ्य जांच लगातार जारी है और अनफिट पाए जाने पर उन्हें आगे जाने से रोका जा रहा है।
हम दिन में लगभग 16,000 यात्री को ऊपर से नीचे लाते हैं। और बीच में आप सबको मालूम है कि एक पूरे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बीमारी फैली थी इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की। हमने विभाग सतर्क था क्योंकि हमने यात्रा शुरू होने के 1.5 महीने पहले ही गांव में छोटे छोटे कैंप लगा के हेल्थ कैंप्स चेकअप शुरू कर दिए थे और वहीं से हमको पता चला था कि ये बीमारी फैली है। उसके बाद उत्तराखंड मेरे ख्याल से देश का पहला प्रदेश होगा जिसने 20 दिन के अंदर अंदर 16,000 से ज़्यादा घोड़ों की हमने स्क्रीनिंग करी। जो अनफिट घोड़े थे, जो इन्फ्लुएंजा जिनमें पाया गया, उनको हमने क्वारंटीन किया और जो नेगेटिव थे उनको हमने यात्रा में जाने की परमिशन दी। लेकिन बीच यात्रा शुरू होने के बाद कुछ हमें खबर आई कि 2 दिन में 13 घोड़ों की डेथ हुई थी। और जब हमारे सचिव डायरेक्टर वहाँ पर गए, उन्होंने बैठक ली। हमें शक था कि इन्फ्लुएंजा के कारण ये डेथ हुई है, लेकिन उसमें कुछ कॉलिक से हुई थी, कुछ इन्फ्लुएंजा से हुई थी। इन्फ्लुएंजा वहाँ पे फैला था। और उसके बाद मैं वहाँ पर गया था। मैंने अपने घोड़े खच्चरों के मालिकों से, अपने डंडी गंडी वालों से, अपने अधिकारियों के साथ बैठक करी। हमने कुछ SOPs खड़ी करी थी और उस SOP के बाद आज तक हमारे कोई भी वहाँ पे इन्फ्लुएंजा की डेथ सामने नहीं आई है। वहीं चंपावत के लोहा घाट में 13 से 15 जून तक कालू सैयद बाबा की मजार पर 3 दिवसीय उर्स मेला आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि मुत्तावल्ली बाबा हसमत और कमेटी अध्यक्ष जॉली के नेतृत्व में तैयारियां जोरों पर हैं। 14 जून को चादरपोशी जुलूस निकाला जाएगा और रात में कव्वाली भी होगी। 15 जून को अमन चैन की दुआ के साथ उर्स समापन होगा। ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है और दूर दराज से लोग इसमें शामिल होते हैं। उर्स 13 तारीख को जो है शुभारंभ होगा इसका। 13 तारीख के दिन जो है बाबा के यहाँ ये पूजा पाठ चलेगी, कुरान खानी चलेगी और बच्चों का कुरान खानी करेंगे बच्चे जो है अपने। और शाम को जो है मिला शरीफ होगी। और 14 तारीख को 5 बजे बाबा के आस्थाने से चादर आएगी, जो कि सारे ये मेंबर लोग, जितने भी सदर लोग हैं, ये बाजार में होते हुए सीधे जो जैसे हर साल आता है वैसे आएगा। हमारी उर्सी की तैयारी बड़ी जोर शोरों में चल रही है। हमारा 14 तारीख से उर्सी स्टार्ट है और 13 तारीख से उर्सी स्टार्ट है और 15 तारीख तक का चलेगा। जो फर्स्ट दिन हमारी मिलाद शरीफ वगैरह होगी, दूसरे दिन हमारी कव्वालियाँ होंगी चादरपोशी के साथ, और उसके बाद तीसरे दिन हमारा कुल शरीफ होगा। उसमें सबके लिए दुआएं करी जाएंगी, सब हिसाब से अपना काम निपटाया जाएगा। सबके लिए सब एक साथ हैं, सब साथ रहेंगे। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में 17 जून को अनाज मंडी समिति परिसर में तहसील दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनेंगे और समाधान भी करेंगे, जिसके लिए सभी विभाग और जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई। ये तहसील दिवस है जो 17 जून को हमारे यहाँ पे होना है तहसील जसपुर में। और इसमें सभी जो जितने भी विभाग है सभी लोग सम्मिलित हैं। सबको पत्र यहाँ से प्रेषित कर दिया गया है और सभी लोगों को 17 तारीख को अधिकारियों को आने के लिए अवगत कराया है। इसके अलावा जो सक्रिय जो हमारे लोग है जनता है, उनसे भी आह्वान है कि वो भी तहसील दिवस में आए और ये माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के होना है। वहीं बाबा नीम करोली महाराज के कैचीधाम में 15 जून को स्थापना दिवस के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार यातायात नियंत्रण के लिए काठगोदाम को और हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से शटल सेवा चलाने का निर्णय लिया। 100 वाहनों से शटल सेवा संचालित होगी और दोपहिया वाहनों को कैचीधाम तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन के साथ ही समन्वय कर कैचीधाम आने वाली सभी 6 ट्रेनों के यात्रियों के लिए भी शटल सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। जो हमें निर्देश मिले हैं उसके द्वारा ये कहा गया है कि पूर्व की भांति इस बार भी काठगोदाम रेलवे स्टेशन और हल्द्वानी जो हमारा रोडवेज स्टेशन केमो स्टेशन है वहाँ से मेले के दृष्टिगत शटल सेवाएं चलाई जाएंगी और लगभग इस दोनों स्थानों से 100 बसों का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें एक अलग कलर कोड की भी इस बार निर्देश प्राप्त हुए हैं। और इसमें चूँकि हमारा जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी समन्वय स्थापित हुआ है। जो फोरनून है उसमें करीब 6 ट्रेन्स आती हैं, तो जब भी उनके यहाँ पहुँचने का समय होगा उसी के अनुसार वहाँ पर बसों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। और इसी तरह जो वापसी का है आफ्टरनून में चूँकि लोग वापस भी जाएंगे तो उस समय भी बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। देहरादून के कुआं वाला क्षेत्र में हरिद्वार जा रहा ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष भी शामिल हैं। हादसे में ट्रक ड्राइवर फंस गया था, जिसे एसडीआरएफ ने कटर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
वहीं खटीमा तहसील परिसर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गया। हालत गंभीर होने पर व्यक्ति को हायर सेंटर में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि परिवार के आपसी जमीन के बंटवारे को लेकर व्यक्ति काफी परेशान चल रहा था, जिसके चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। 108 से एक व्यक्ति चला हुआ है हमारे पास, जिसमें 50 से 60% बर्न है। उसका फर्स्ट एड हमने कर दिया है। वैसे बर्न सुपरफिशियल है, लेकिन जो जला है वो 50 से 60% है, इसलिए हमने एहतियात तौर पे सुशीला तिवारी उनको रेफर कर दिया है। अभी पेशेंट स्टेबल है। वहीं इंदौर पुलिस की साइबर सेल ने स्टॉक मार्केट निवेश का झांसा देकर 5.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि मामला कीर्तिनगर निवासी सौरभ कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। तो आपको बता दें कि टिहरी गढ़वाल से एक मामला सामने आया। साइबर सेल ने ठगी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5.5 लाख की ठगी का ये बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसका लंबे समय से लगातार एक ऑपरेशन के माध्यम से कार्रवाई कर रही थी। रामनगर में 7 जून को हुए जानलेवा फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य शटर ईशांत समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने इंदिरा कॉलोनी के निवासी पर आपसी विवाद के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। सभी आरोपियों को फिलहाल जेल भेजा जा चुका है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है। 4 दिन पूर्व एक मुकुलारे को गोली मारकर घायल कर दिया था। जान से मारने के नीयत से फायर किया गया था। इसमें पीड़ित परिवार की तरफ से एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 5 लोग नामजद तथा 12-13 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में शामिल जो मुख्य शूटर है जिसने फायर किया था, उस सहित 5 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में इस साल गर्मियों में वनाग्नि की घटनाएं काफी कम हुई हैं। बारिश और वन विभाग की सतर्कता इसके प्रमुख कारण रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जन भागीदारी, जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर जिम्मेदारी देने से ये संभव हो पाया है। साथ ही 5000 से अधिक जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। देखिए, हम तो अभी भी वनाग्नि सीजन में ही चल रहे हैं। भोर वाली कृपा थी कि बरसात हुई और वनाग्नि की घटना अभी तक बहुत कम हुई है, लेकिन अलर्ट मोड में हम हैं और हमारे अधिकारी पूरी तरह से इसको लेकर के गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 4 वर्षों में, इस सरकार बनने के बाद तीनों वर्ष 22, 23, 24, 24, 25 में लगातार उससे पूर्व के वर्षों के मुकाबले वनाग्नि की घटनाओं में लगातार कमी आई है। और इस वर्ष तो अभी पिछले वर्षों के मुकाबले बमुश्किल 15% ही वनों में क्षति की अभी अंदाजा है। तो ये कुल मिलाकर के कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो जन सहभागिता को हमने प्रायोरिटी दी, और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद इस बार वरिष्ठ अधिकारियों को जिस तरह से हर जिले में नोडल अफसर के रूप में भेजा गया, ये इन्हीं प्रयासों का वो है कि इस समय वन विभाग पूरी अनुशासित होते हुए हमारे सारे कर्मचारी वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में। हमीरपुर में एक अनोखी शादी रचने जा रही है, जहां पर मुस्कुरा विकासखंड के छानी बांध गांव में पालतू कुत्ते की हिंदू रीति रिवाजों से शादी कराई जा रही है। बाल योगी जूना अखाड़े के महाराज ने पालतू कुत्ते की शादी कराएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल होंगे। मंडप संस्कार और काल मायना संस्कार के तहत ये शादी संपन्न कराई जाएगी। 12 जून को दूल्हा कुत्ता दुल्हन को विदा करेगा। यह अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो उत्तराखंड के मीरपुर से मामला सामने आया है, जहां हिंदू रीति रिवाज के साथ एक अनोखी शादी संपन्न होने जा रही है। आपको बता दें कि अनोखी शादी किसी इंसान की नहीं, या दूल्हे दुल्हन जो है इसमें मुख्य किरदार है वो है कुत्ता और एक कुतिया, जिनकी शादी यहां पर कराई जा रही है और पूरे रीति रिवाज के साथ कराई जाएगी। बेचत कुमारी बाबा जी उनकी वो संबंध हो गो। किसका संबंध किया आपने? कुत्ता को। हमारे गांव में स्वामी जी नहर के किनारे रहते हैं, वो अपने कुत्ते की शादी कर रहे हैं। बारात जा रही है, आज मायना है, भोज भंडारा होगा, कल बारात प्रस्थान होगी वहाँ मुसाही के लिए, और हिंदू धर्म से हो रहा है। और जो होता है कार्य क्रिया वो ब्याह के रूप में वो भी हो रहा है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।